नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीपीसी के पिछले लेक्चर में हमने धारा 14 तक का अध्ययन कर लिया था। यह सीपीसी का वीडियो संख्या 4 है और इसमें हम धारा 15 से 26 तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। खंड 2 वाद करने का स्थान, धारा 15 से 25 तक इसमें प्रावधान किया गया है। देखिए, ये भाग एक जो है, ये भाग एक साधारणतः वादों के विषय में है, जो धारा 9 से 35 बी तक है। और ये जो भाग एक है, जो कि सीपीसी जो है वो चैप्टर में ना कर बांट करके उसको भाग के रूप में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है धारा 9 से 35 बी तक है, जो कि हमारा 6 खंडों में विभाजित किया गया है। तो 6 खंडों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हमने पहला खंड जो है क्या है, न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय अध्ययन कर लिया है धारा 9 से 14 तक। ये खंड 2 है, जो है वाद करने का स्थान, जिसको हम आज अध्ययन करने वाले हैं। कहाँ से? धारा 15 से 25 तक। उसके बाद खंड 3 आएगा, वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26। तो चलिए इसमें देखते हैं, क्योंकि हम आज जो है धारा 26 तक ही अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। धारा 15 से 25 तक के उपबंध सारवान न होकर प्रक्रियात्मक है, यानी कि जो धारा 15 से 25 तक के जो उपबंध हैं वो सब्टेंटिव ना होकर के प्रोसीजरल हैं। चलिए, इनका उद्देश्य पक्षकारों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि साक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा की दृष्टि से वाद संस्थित करने में कोई अनिश्चितता ना रहे। तो धारा 15 से 25 तक के जो प्रावधान हैं उनका उद्देश्य क्या है? पक्षकारों को सुविधा प्रदान करना। और कैसी सुविधा? जो साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से क्या हो सके, वाद संस्थित करने की अनिश्चितता को दूर कर सके। चलिए देखते हैं धारा 15। धारा 15, न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किए जाएंगे। हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। तो धारा 15 ने स्पष्ट बता दिया है कि जो हर प्रकार का सिविल वाद होगा वो किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा? उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है और जो सबसे लोअर कोर्ट है। तो कोई भी न्यायालय जो है, कोई भी वाद जो है कहाँ पर दाखिल किया जाएगा? ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है और जो है सबसे लोअर श्रेणी का कोर्ट है, वो निम्नतम श्रेणी का कोर्ट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, संस्थित किया जाएगा, जाएगा मतलब मैंडेटरी होता है। विधि में जो है प्रत्येक शब्द का महत्व होता है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन पर गौर करना आवश्यक होता है। तो जाएगा का मतलब है मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी किसके लिए है? वादी के लिए है, ना कि न्यायालय के लिए। तो देखते हैं इसमें आगे धारा 15 का उद्देश्य। तो धारा 15 का उद्देश्य क्या है? उच्चतम न्यायालय में अनावश्यक वादों की भीड़ को रोकना। तो जो धारा 15 का उद्देश्य क्या कहती है? वो यही कहती है, जो हायर कोर्ट होते हैं उसमें अधिक वादों की भीड़ ना लगे, उस भीड़ को रोकना धारा 15 का उद्देश्य है। क्योंकि धारा 15 कहती है कि प्रत्येक वाद जो है निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा और उसका विचारण, जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। चलिए धारा 15 के बाद देखते हैं आगे। धारा 15 के बाद देखते हैं धारा 16, 17 और 18 में क्या प्रावधान किया गया है। तो धारा 16 और 17, 18 में क्या है कि अचल संपत्ति से संबंधित वाद को संस्थित करने का स्थान का निर्धारण का प्रावधान धारा 16, 17 और 18 में है। मतलब जो अचल संपत्ति से संबंधित वाद होंगे उनको संस्थित करने का जो स्थान है, उस स्थान का निर्धारण कौन करेगा? धारा 16 और 17 में किया गया है। आगे है, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य संबंधी प्रतिकर के लिए वाद को संस्थित करने का स्थान का निर्धारण धारा 19 में किया गया है। आगे है अन्य वाद स्थान का निर्धारण। मतलब जो जो वाद जो है धारा 16, 17 और 18 की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उससे अलग जो भी वाद होंगे वो धारा 20 के आधार पर उनका निर्धारण किया जाएगा कि वो वाद जो है किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। मतलब धारा 15 कह दिया है कि प्रत्येक वाद जो है निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। उसके बाद धारा 15 को आगे बढ़ाते हुए धारा 16, 17, 18, 19 और 20 आगे प्रावधान करती है कि धारा 16, 17, 18 कहती हैं कि अचल संबंधी से संबंधित वाद है तो कहाँ पर दाखिल किया जाएगा?
वो 16, 17 और 18 में बताया गया है। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति अपकृत्य संबंधी प्रतिकर से संबंधित वाद है, वो धारा 19 उसका निर्धारण करती है। और अन्यवाद जो इनसे अलग है सबसे, वो अन्यवाद धारा 20 उसका निर्धारण करती है। तो चलिए धारा 16, 17 और 18 पहले देख लेते हैं, उसके बाद धारा 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। धारा 16, वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है। तो कहती है धारा 16 कि अचल संपत्ति से संबंधित निम्न वादों को उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में ऐसी संपत्ति है। मतलब जो अचल संपत्ति से संबंधित वाद हैं, और किस प्रकार के वाद, जो नीचे दिए गए हैं। निम्न वाद मतलब नीचे अभी एक लिस्ट आएगी, उसमें लिस्ट में आप देखिएगा। तो अचल संपत्ति से संबंधित जो वाद हैं उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में ऐसी संपत्ति स्थित है। चलिए वो कौन से वाद हैं देख लेते हैं। संपत्ति के प्रत्युद्धरण यानी कि रिकवरी के लिए जो वाद होगा वो चाहे रेंट सहित हो या फिर रेंट रहित हो। मतलब भाटक मतलब रेंट होता है, रेंट के लाभों सहित हो या फिर रहित हो। संपत्ति के प्रत्युद्धरण यानी कि प्रत्युद्धरण मतलब होता है रिकवरी। जैसे कोई संपत्ति लावारिस होती है, उसको जब्त कर लिया जाता है, उसका विक्रय कर दिया जाता है, तो वह जो संपत्ति विक्रय कर दी गई है उस संपत्ति का कोई वास्तविक स्वामी आ जाता है और उस संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई वाद दाखिल करता है, तो ये वो प्रत्युद्धरण है, मतलब वापस पाना, उसकी रिकवरी करना। चलिए, तो इस प्रकार का जो वाद है वो ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं में वो संपत्ति स्थित है। आगे है स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए जो वाद आएगा वो भी उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं में ऐसी संपत्ति स्थित है। आगे है स्थावर संपत्ति के बंधक या पूर्वबंध, विक्रय या फिर मोचन के लिए वाद। अगला है स्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के लिए वाद। एग्जाम्पल जैसे एसआरए, एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसके जो संबंधित वाद हैं वो भी ऐसी कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी संपत्ति स्थित है। आगे है स्थावर संपत्ति में किए गए किसी दोष के प्रतिकर के लिए वाद। आगे है करस्तंभ यानी कि जब्त या कुर्क के अधीन चल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के हेतु वाद। तो मतलब ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जो करस्तंभ यानी कि जब्त की गई संपत्ति है या कुर्क संपत्ति की गई है, मतलब अचल संपत्ति की बात कर रहा है, लेकिन अचल संपत्ति के साथ जो चल संपत्ति है, अटैच संपत्ति है, वो भी क्या कर दी गई है, कुर्क के साथ वो चली गई है, जब्त के साथ वो चली गई, तो उसके प्रत्युद्धरण के लिए वाद भी वहीं पर लाया जाएगा जहाँ पर ऐसी संपत्ति स्थित है, यानी कि जिस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी संपत्ति स्थित है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थावर संपत्ति के लिए वाद। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। यदि विवादित अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है तो वाद किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, परंतु उस न्यायालय को संपत्ति के मूल्य के बराबर मूल्यांकन का वाद ग्रहण करने और विचारण करने की अधिकारिता हो। तो धारा 17 क्या कहती है, जैसे कोई संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है कोई ए नाम की, और ये जो है दो न्यायालयों के अंतर्गत आ रही है, यानी कि ये बी न्यायालय के अंतर्गत भी आ रही है और सी न्यायालय के अंतर्गत भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आ रही है। अगर इस संपत्ति पे कोई विवाद आता है तो प्रश्न यह बनता है कि यह वाद जो है किस न्यायालय में लाया जाए। तो धारा 17 इसका निर्धारण कर देती है कि जो है ऐसा वाद, ऐसी विवादित अचल संपत्ति का वाद न्यायालय बी में भी लाया जा सकता है और न्यायालय सी में भी लाया जा सकता है। लेकिन इसमें परंतु की यह जोड़ दिया गया है कि जिस भी न्यायालय में वाद यह लाया जाएगा उस न्यायालय को जो है क्या है, उस संपत्ति के मूल्य के बराबर जो है वाद ग्रहण करने का और विचारण करने का अधिकार प्राप्त हो। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। धारा 18 जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान। जिन न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं उन न्यायालयों में से कोई भी सक्षम न्यायालय अनिश्चितता का अभिकथन करके वाद ग्रहण कर सकेगा और उसका निपटारा कर सकेगा। तो धारा 18 में यह बताया गया है कि ऐसे न्यायालय, मतलब ऐसी कोई संपत्ति है जिसका निर्धारण ही नहीं है कि वह किस न्यायालय के अंतर्गत आ रही है, तो उसका निपटारा किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा,
इसका प्रावधान धारा 18 में किया गया है। तो इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। धारा 18, देखिए ये क्या है, एक रेलवे ट्रैक है। मान लेते हैं ये है एक रेलवे ट्रैक है, और ये रेलवे ट्रैक मान लेते हैं ये ऐसे मुड़ जाता है, आगे चल के ये ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन अगर ये सीधा होता तो ये सीधा ऐसे जाता, ठीक है। लेकिन ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे मुड़ जाता है। तो इसमें क्या है, एक न्यायालय इधर है ए न्यायालय, और एक न्यायालय इधर है ए न्यायालय बी न्यायालय। तो इनकी सीमाएं निश्चित हैं कि रेलवे ट्रैक से इधर की जो संपत्ति है उसका निर्धारण बी न्यायालय करेगा, और रेलवे ट्रैक से इधर की जो संपत्ति है उसका विचारण कौन करेगा, ए न्यायालय करेगा। लेकिन विवाद कब आता है, विवाद आता है कि अगर संपत्ति यहाँ पर है, यहाँ पर कोई संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ना तो ये पता, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक सीधा अगर होता तो ये रेलवे ट्रैक पर आ जाती, लेकिन रेलवे ट्रैक जो यहाँ पर है ही नहीं, रेलवे ट्रैक इधर को मुड़ गया। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर संपत्ति का पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसके जुडिक्शन में आ रही है। ना ये पता चल रहा है कि ये बी के जुडिक्शन में आ रही है क्यों, और ना ही ये पता चल रहा है कि ये ए के जुडिक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों न्यायालयों की जो है स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हो गई। और जब अनिश्चित हो गई तो वाद किस न्यायालय में लाया जाएगा, इसका निर्धारण क्या करती है, धारा 18 करती है। धारा 18 में यही कहा गया है कि जो है जब ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय के अंतर्गत आ जाए, मतलब अचल जो संपत्ति है दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में हो और वह अनिश्चित हो, उनको पता ही ना हो कि जो है यहाँ पर किसका जुडिक्शन लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में किस न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा, धारा 18 बताती है। तो ऐसे न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा, मतलब किसी भी न्यायालय में, न्यायालय ए में भी किया जा सकता है और न्यायालय बी में भी किया जा सकता है। लेकिन जिस न्यायालय में जो है वाद दाखिल किया जाएगा उसमें यह अभिकथन करना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी इसकी स्थानीय अधिकारिता जो है अनिश्चित है, इस चीज़ का अभिकथन उसमें किया जाएगा। और इसमें जो धारा 18 है इसमें परंतु भी एक जोड़ा गया है कि ऐसे न्यायालय को उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए वह न्यायालय जो है सक्षम होना चाहिए। साथ ही इसमें एक खंड 2 भी जोड़ा गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो। हालांकि वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो धारा 18 यही कहती है। इसमें आगे देखते हैं फिर हम। तो इसमें हमने देखा धारा 15 क्या कहती है कि वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसका विचारण करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। धारा 16 में हमने देखा कि वाद किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसी संपत्ति स्थित है। लेकिन कौन कौन से वो वाद होंगे उसकी हमें यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कि संपत्ति से प्रत्युद्धरण के लिए वाद होना चाहिए, स्थावर संपत्ति के बंटवारे का वाद होना चाहिए, स्थावर संपत्ति के बंधक पूर्वबंध विक्रय मोचन के लिए वाद होना चाहिए, स्थावर संपत्ति किसी अन्य अधिकार या फिर हित के लिए होना चाहिए, स्थावर संपत्ति में किए गए दोष के प्रतिकर के लिए कोई वाद होना चाहिए, या फिर जब्त या कुर्क के अधीन चल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए कोई वाद होना चाहिए। धारा 17 में हमने देखा, धारा 17 में कहती है कि जब जो है संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आ जाती है तब धारा 17 इसका निर्धारण करती है। और धारा 18 में हमने देखा कि जब संपत्ति में जो है प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर आ जाती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 18 अप्लाई होकर के जो है विवादित संपत्ति के वाद का निपटारा किया जाएगा। तो धारा 17 वादी के विकल्प पर जो है आपका प्रावधान करती है, धारा 18 भी वादी के विकल्प पर भी, मतलब चाहे तो वो किसी भी न्यायालय में जो है वाद दाखिल कर सकता है। लेकिन इनके परंतुक को भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों में ही इसी एक तरह के लगभग एक प्रकार के परंतुक जोड़े गए हैं। चलिए आगे देखते हैं धारा 19। धारा 19 क्या है, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्य संबंधी प्रतिकर के लिए वाद को संसित करने के स्थान का निर्धारण करती है धारा 19। चलिए इसको देखते हैं। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद, यह भी वादी के विकल्प पर होता है। देखते हैं इसमें, इसको दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत एक इसमें क्या कहता है कि दिल्ली में निवास करने वाला ए कलकत्ता में बी को पीटता है।
तो दिल्ली में निवास करने वाला व्यक्ति ए है जो कलकत्ता में बी को पीटता है। बी जो है कलकत्ता या दिल्ली में वाद ला सकता है, यह जो वादी के विकल्प पर होता है, यानी कि बी के विकल्प पर है। बी जो है अपना वाद कहाँ पर ला सकता है, दिल्ली में भी ला सकता है और कलकत्ता में भी ला सकता है। आगे देखते हैं दृष्टांत बी। बी की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला कलकत्ता में प्रकाशित करता है। बी कलकत्ता या दिल्ली में वाद ला सकता है। तो बी की जो मानहानि कर रहा है कोई भी व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, बी की मानहानि कर रहा है। बी की मानहानि करने वाला कोई लेख प्रकाशित करता है। कहाँ पर करता है, कहीं भी करता है। और वो जो जो मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर रहा है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो अब जो है वादी का यानी कि बी का विकल्प है कि वो दिल्ली में भी अपना वाद ला सकता है और कलकत्ता में भी अपना वाद ला सकता है। तो ये वादी के विकल्प पर होता है, शरीर या जंगम जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रति घर के लिए वाद। चलिए आगे देखते हैं। धारा 20 अन्य प्रकार के वाद। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 अवशेषी प्रकृति की है। अवशेषी मतलब जो है बचा कुचा होता है, और धारा 20 भी है कह रही कि अन्य प्रकार का मतलब बचा कुचा। आगे इसमें लिखा भी है कि धारा 16 से 18 या धारा 19 की परिधि में जो वाद नहीं आते हैं उनके संबंध में वाद करने के स्थान का प्रावधान धारा 20 में दिया गया है। ऐसे सभी मामलों में वादी के विकल्प पर निम्नलिखित में से किसी स्थान पर वाद संस्थित किया जा सकेगा। तो कहाँ किया जा सकेगा कि जहाँ परिवादी निवास करता हो, कारोबार संचालित करता हो या फिर लाभ हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्य करता हो। तो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये परिवादी के निवास की बात कर रहा है या फिर परिवादी के कारोबार संचालन या फिर व्यक्तिगत लाभ से कार्य करने की बात कर रहा है। तो परिवादी की बात कर रहा है, यहाँ पर वादी की बात नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे है, जहां एक से अधिक प्रतिवादीगण हो वहां उस किसी स्थान पर जहां कोई भी प्रतिवादी निवास करता हो या कारोबार संचालित करता हो या व्यक्तिगत रूप से लाभ हेतु कार्य करता हो, ऐसे मामलों में न्यायालय की अनुमति या उस प्रतिवादी की सहमति आवश्यक होगी जो प्रस्तावित स्थान पर निवास नहीं करता या कारोबार का संचालन नहीं करता। तो मान लेते हैं कि जैसे जेड एक वादी है और यह एक से अधिक प्रतिवादियों के खिलाफ वाद लाता है। ये 3 प्रतिवादी हैं, तो तीनों के खिलाफ जो है उसको वाद लाना है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि जेड कहाँ पर वाद ला सकता है, जहाँ पर ए क्या करता है, निवास करता है या फिर कारोबार संचालित करता है या फिर व्यक्तिगत रूप से लाभ अर्जित करता है। तीनों के बारे में यही बात आती है। तो जेड जो है कहाँ पर वाद संस्थित कर सकता है, वो ए के स्थान पर भी कर सकता है, बी के स्थान पर भी कर सकता है या फिर सी के स्थान पर भी कर सकता है। अब मान लेते हैं उसको कि वो ए के स्थान पर वाद संस्थित करना चाहता है, तो बाकी जो 2 प्रतिवादीगण हैं इनके बारे में उसको न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि मैं जो है ए के स्थान पर ही वाद संस्थित करना चाहता हूँ, तो बी और सी को भी यहाँ पर उपस्थित कराया जाए, या फिर इन दोनों से जो है सहमति प्राप्त करनी होगी कि जो मैं आपके खिलाफ जो है ए के स्थान पर वाद संस्थित करना चाहता हूं, तो इसकी भी सहमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे ही बी के खिलाफ भी बी के स्थान पर भी कर सकता है और सी के स्थान पर भी कर सकता है, लेकिन जो 2 अन्य प्रतिवादी होंगे उनसे अनुमति लेनी होगी, या तो उनसे अनुमति लेनी होगी या फिर न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। तो बी पॉइंट जो है वो इसी चीज की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जहां वाद का कारण पूर्णतः अथवा अंशतः उत्पन्न हो, तो वादी जो है ऐसे स्थान पर भी वाद को संस्थित कर सकता है जहां पर वाद का कारण पूर्ण रूप से या फिर अंशतः उत्पन्न होता है, वहां पर जो है वाद वो संस्थित कर सकता है। तो तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला है कि धारा 20 का दृष्टांत ए एवं बी अन्य प्रकार के वाद को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। तो धारा 20 का जो दृष्टांत ए है और बी है, दोनों ही जो दृष्टांत है ये धारा 20 के धारा 20 में जो प्रावधान किया गया उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है। तो देख लेते हैं दृष्टांत इसमें क्या क्या है। दृष्टांत ए कहता है कि ए कलकत्ता में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यापार करता है, बी कलकत्ता में अपने अभिकर्ता के द्वारा माल का क्रय करता है और ए से निवेदन करता है कि उस माल को दिल्ली भेज दे। ए माल को बी के पास भेज देता है। ए उस माल के मूल्य के लिए बी के विरुद्ध कलकत्ता में वाद संस्थित कर सकता है जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ, या दिल्ली में जहां पर बी अपना व्यापार करता है। देखिए इस दृष्टांत में जो है ए कहाँ पर व्यापार करता है, कलकत्ता में व्यापार करता है, और बी जो है दिल्ली में व्यापार करता है। अब बी का एक एजेंट है जो कलकत्ता में रहता है, तो बी जो है
ए से माल परिवहन करता है, किसके माध्यम से? अपने एजेंट के माध्यम से। कलकत्ता में जो है माल क्रय करता है, उसको खरीदता है माल को, और कहता है, ए से निवेदन करता है कि जो है वो माल को दिल्ली भिजवा दे। अब ए जो है माल किसको परिवहन कर देता है? बी के एजेंट को माल परिवहन कर देता है। लेकिन अगर बी यहाँ पर उस माल का जो है मूल्य नहीं चुकाता है, तो ए कहाँ पर वाद संस्थित कर सकता है? जहाँ पर वाद का कारण उत्पन्न होता है। तो वाद का कारण कहाँ पर उत्पन्न हुआ? कलकत्ता में, जहाँ पर एजेंट ने उसको माल परिवहन किया था। दूसरा विकल्प कहाँ पर है? उसको परिवादी के स्थान पर, यानी कि दिल्ली में, जहाँ पर परिवादी क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है अपना। तो ये जो दृष्टांत है, इस जो धारा 20 में जो प्रावधान दिया गया है उसको पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट करता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसका दृष्टांत बी। दृष्टांत बी कहता है कि ए शिमला में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में निवास करते हैं। ए, बी और सी तीनों बनारस में एकत्रित होते हैं। बी तथा सी एक वचन पत्र तैयार करते हैं जिसकी मांग करने पर चुकाया जाएगा, और उसे ए को दे देते हैं। ए कोई वाद बी और सी के विरुद्ध उस वचन पत्र के आधार पर वाराणसी में संस्थित कर सकता है जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ, या कलकत्ता में जहां बी निवास करता है, या दिल्ली में जहां सी निवास करता है। देखिए इस दृष्टांत में क्या है? ए जो है ये शिमला में निवास करता है, और बी जो है ये कलकत्ता में निवास करता है, और सी जो है ये कहाँ पर? दिल्ली में निवास करता है। और तीनों लोग जो हैं कहाँ पर मिलते हैं? बनारस में या फिर वाराणसी में मिलते हैं। तीनों लोग कहाँ पर मिलते हैं? बनारस या वाराणसी में मिलते हैं। अब आगे क्या कहा गया है? बी तथा सी एक वचन पत्र तैयार करते हैं और ए को परिदत्त करते हैं। बी और सी एक वचन पत्र तैयार करते हैं और बी को ए को दे देते हैं कि जब वो मांगेगा तो उसको चुकाया जाएगा। लेकिन अब क्या होता है? वो वचन पत्र की अगर मांग करता है और वो नहीं चुकाता है, तो फिर ए कहाँ पर वाद ला सकता है? इसके लिए प्रावधान इस दृष्टांत में बताया गया है। तो ए कहाँ पर वाद दाखिल कर सकता है? बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, बनारस में, जहाँ पर वाद जो है वाद का कारण उत्पन्न हुआ, वहाँ पर वाद को संस्थित कर सकता है। या फिर ए कहाँ पर वाद संस्थित कर सकता है? कलकत्ता में, जहाँ पर ए बी का निवास है, या फिर दिल्ली में, जहाँ पर सी का निवास है। तो ये दृष्टांत यही कह रहा है कि जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है या फिर जहाँ पर वाद का कारण उत्पन्न होता है। धारा 21 क्षेत्राधिकार संबंधी आक्षेप। आक्षेप मतलब आपत्तियां होती हैं। तो देखते हैं धारा 21 क्या कहती है। किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जिसे वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त न हो, पारित डिक्री अकृत यानी कि शून्य होगी। यह नियम स्थानीय अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी दोषों के मामलों में लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी प्रकृति मात्र तकनीकी होती है। तो धारा 21 क्या कहती है कि ऐसे न्यायालय द्वारा जिसको विचारण का, किसी वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी वह विचारण कर देता है और उसके संदर्भ में क्या है? डिक्री पारित कर देता है, तो ऐसी डिक्री जो होगी वो शून्य होगी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है कि ऐसा क्षेत्राधिकार जो है स्थानीय या फिर आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए। यदि स्थानीय अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार है तो फिर वह डिक्री जो है शून्य नहीं होगी, वह वैलिड बनी रहेगी। तो न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है, वो किसी भी न्यायालय की सक्षमता का जो निर्धारण होता है, वो उसको 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त होने चाहिए किसी भी वाद का विचारण करने के लिए। पहला जो है स्थानीय अधिकारिता होनी चाहिए उसको, दूसरा इस धन संबंधी अधिकारिता होनी चाहिए, तीसरा विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता होनी चाहिए, और चौथा प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता उसको प्राप्त होनी चाहिए। जो भी उनमें से प्राप्त हो, या तो अपीलीय हो या फिर प्रारंभिक हो या फिर दोनों हो। तो धारा 21 यही कहती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि दो क्षेत्राधिकार संबंधी आक्षेप हैं वो स्थानीय एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी अगर कोई दोष आता है तो ऐसे मामलों में डिक्री जो है वो शून्य नहीं होगी, वो बनी रहेगी, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है मात्र तकनीकी है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आर्थिक तथा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों के तकनीकी स्वरूप को देखते हुए यह नियम भी स्वीकार किया गया है कि ऐसी आपत्तियां अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय में तभी उठाई जा सकती हैं जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? जहां स्थानीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में उठाई गई थी। दूसरा, ऐसी आपत्ति प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई गई थी। तीसरा, न्याय की विफलता उसमें होती है। देखिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए है, ये बी के खिलाफ वाद लाता है।
बी के खिलाफ क्या लाता है, सिविल विवाद लाता है। कहाँ पर लाता है, मान लेते हैं लखनऊ के कोर्ट में लाता है, और जो है लखनऊ का कोर्ट जो है क्या है, ए के पक्ष में जो है डिक्री पारित कर देता है। अब समस्या क्या है कि जो संपत्ति है वो लखनऊ में है ही नहीं, वो संपत्ति कहाँ पर है, मान लेते हैं उन्नाव जिले में है। तो अब क्या हुआ, बी जो है, बी ए के खिलाफ कहाँ जाएगा, अपील में जाएगा। मान लेते हैं वो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अपील में जाता है। तो देखिए प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी अपील को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट ने ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी विवाद को निर्धारित कर दिया है और डिक्री पारित कर दी है, जिसको उसका क्षेत्राधिकार प्राप्त ही नहीं था। मतलब संपत्ति उन्नाव में थी, लेकिन लखनऊ के सिविल कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया और डिक्री भी पारित कर दी। लेकिन यह जो प्रथम दृष्टया हमको लगता है यह नियम के विरुद्ध है, वो हाई कोर्ट ऐसी अपील को स्वीकार नहीं करेगा। धारा 21 इसी का प्रावधान करती है कि जो स्थानीय क्षेत्राधिकार संबंधी दोष हैं वो जो है उनकी जो डिग्री है वो शून्य नहीं होगी, वो शून्य नहीं होगी। वो वहाँ पर ये, और ऐसे ही आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी दोष हैं उसमें भी जो है ऐसी डिग्री शून्य नहीं होगी। अब इसमें आगे क्या है, आगे कंडीशन ये है कि ऐसी आपत्ति कब उठाई जा सकती है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में तभी उठाई जा सकती है। इसके लिए 3 कंडीशन दी गई है, 3 शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहली यह है कि जहां स्थानीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में उठाई गई थी। तो बी जो है, बी सबसे पहले जब न्यायालय लखनऊ के सिविल न्यायालय में वाद लाया जा रहा था तभी उसको आपत्ति उठाई देनी थी। अगर वो उसने वहाँ पर आपत्ति नहीं उठाई तो उसको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर उसने ऐसी आपत्ति वहाँ पर उठाई थी, उसकी आपत्ति को अनदेखा कर दिया गया, तो फिर उसको यह जो है साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो है वहाँ पर भी ये आपत्ति उठाई थी और मेरी जो है आपत्ति को अनदेखा कर दिया गया था। दूसरा है इसमें, दूसरी शर्त यह है कि ऐसी आपत्ति प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई गई थी। प्रथम सुलभ अवसर से तात्पर्य है जहाँ विवादक तय हो चुके हों वहाँ उससे पहले उठा दी गई हो। तो विवादक तय होने से पहले ही ऐसी आपत्ति उठा दी गई थी। विवादक क्या होता है, विवादक जैसे क्रिमिनल मामलों में जो है आरोप बनता है, चार्ज फ्रेम होता है, वैसे ही वो जो है सिविल मामलों में विवादक तय होते हैं। तो क्रिमिनल मामलों में क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है, उसी के बाद मुकदमा ट्रायल पे आता है, जो है विचारणा में आता है। ऐसे ही सिविल मामलों में जो है पहले विवादक तय होते हैं, उसके बाद मुकदमा आगे बढ़ता है और मुकदमा ट्रायल पे आता है। तो दूसरी शर्त ये होनी चाहिए। तीसरी शर्त जो है उसके कारण उसको न्याय नहीं मिला हो, न्याय की विफलता हुई हो। तो तीनों ही शर्तों की जो है पूर्ति होनी चाहिए, तब जा करके जो है उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो प्रावधान है, ये पूरा प्रावधान धारा 21 के सब क्लोज 1 में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी जो मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर कोई क्षेत्राधिकार संबंधी दोष उत्पन्न होता है तो वहाँ पर डिग्री क्या होगी, वो अकृत नहीं होगी या फिर शून्य नहीं होगी। आगे देखते हैं इसमें, संशोधन अधिनियम 1976 से पूर्व धारा 21 निष्पादन कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती थी। संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 21 में उपधारा 3 के माध्यम से अब यह स्पष्ट किया जा चुका है कि धारा 21 के प्रावधान निष्पादन कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न भी बनता है जो है प्रीलिम्स में कि जो है धारा 21 के प्रावधान निष्पादन कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं। धारा जो संशोधन 1976 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। तो ये जो है सब क्लोज कौन सा है, 21 का सब क्लोज 3 में इसका प्रावधान है, इस वाले पॉइंट का, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। धारा 21 का वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त कराने के लिए वाद का वर्जन। वाद संस्थित करने के संबंध में यदि कोई डिग्री पारित की जा चुकी है तो उस डिग्री को अपास्त कराने के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। यह प्रावधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि धारा 21 का कब जोड़ी गई, तो 1976 द्वारा जो है जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया है इस धारा में कि यदि कोई ऐसी डिग्री पारित कर दी जाती है किसी न्यायालय द्वारा कि वाद कहाँ पर संस्थित किया जाएगा, तो ऐसी डिग्री को जो है अपास्त कराने के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 21 का में प्रावधान इसका किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 22, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। तो धारा 22 को धारा 23 के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले धारा 22 में जो मुख्य प्रावधान है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसमें,
वाद का अंतरण केवल प्रतिवादी के आवेदन पर किया जाएगा। मतलब जो है सिविल वाद का जो भी कोई ट्रांसफर किया जाएगा वो केवल प्रतिवादी के आवेदन पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, केवल प्रतिवादी ही उसके लिए आवेदन कर सकता है। आगे है, केवल उसी न्यायालय में अंतरित किया जाएगा जहां वाद दायर किया जा सकता है। तो केवल उसी न्यायालय में वाद को अंतरित किया जाएगा जहां पर वाद को दाखिल किया जा सकता है। आगे है इसमें कि विवादक का स्थिरीकरण के समय या उससे पहले ही जो है ऐसा आवेदन किया जाएगा। तो धारा 22 जब आप बुक से या बैरक से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसको समझने में समस्या आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोविज़न होता है और हमने केवल उतना ही बताया है जितना प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो है आपके समझ में आ जाए। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, क्या है धारा 22 देख लेते हैं। जैसे यदि कोई वाद वादी की इच्छा अनुसार धारा 16 से 20 तक के अंतर्गत न्यायालय ए, बी, सी और डी में किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और वह वाद न्यायालय में संस्थित कर देता है, तो वहां ऐसे वाद का अंतरण प्रतिवादी की प्रार्थना पर न्यायालय बी, सी या डी में से किसी एक में अंतरित किया जा सकता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, धारा 16 से 20 के अंतर्गत यदि कोई वादी जो है वाद कहाँ ला सकता है, न्यायालय ए में ला सकता है, बी में ला सकता है, सी में ला सकता है या फिर डी में ला सकता है। उसके पास क्या है, 4 न्यायालयों में वाद दाखिल करने का अधिकार है। अब वो क्या करता है, न्यायालय ए में वाद को दाखिल कर देता है। अब क्या है, जो ये 3 न्यायालय हैं, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है दूसरा पॉइंट, जहां पर वाद दायर किया जा सकता है। तो कहां कहां पर वाद दायर किया जा सकता है, ए, बी, सी और डी न्यायालय में वाद को दायर किया जा सकता है। अब वादी जो है कहां पर कर देता है, ए न्यायालय में दाखिल कर देता है। अब जो है जो प्रतिवादी होगा, पहले पॉइंट पर आए, वाद का अंतरण, प्रतिवादी चाहता है कि मेरे केस को जो है किसी और न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए, तो ऐसा ट्रांसफर करने के लिए जो आवेदन करेगा वो प्रतिवादी करेगा। वादी को इसका राइट नहीं है, केवल प्रतिवादी ही उसका आवेदन कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि वादी ने जो है ए में अपना वाद दाखिल किया था, अब प्रतिवादी चाहता है जो बी या सी या डी में से किसी अन्य न्यायालय में जो है वाद का ट्रांसफर किया जाए, तो पहला प्रतिवादी उसका आवेदन किया करेगा। और अगली कंडीशन इसमें यह है कि ऐसे जो वाद है उसका वाद का जो है विवादक स्थिरीकरण होने से पहले होना चाहिए ऐसा आवेदन, या फिर ऐसा विवादक जब स्थिरीकरण हो रहा है उस समय उसका आवेदन कर दिया जाना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में न्यायालय बी या सी या डी में जो है वाद को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा इसका प्रावधान धारा 23 करती है। तो धारा 22 को धारा 23 के साथ पढ़ा जाता है। देख लेते हैं धारा 23 में क्या क्या प्रावधान है। धारा 23 किस न्यायालय में आवेदन किए जाएं, इसको धारा 22 के साथ पढ़ना है। तो धारा 22 के तहत जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी जाती है वो किस न्यायालय में दी जाएगी, इसका प्रावधान धारा 23 में किया गया है। तो धारा 23 देखते हैं क्या कहती है कि धारा 22 का आवेदन धारा 23 के उपबंधों के अधीन निम्न न्यायालयों में दिया जा सकेगा। तो देखते हैं इसमें, पहला है इसमें, जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं वहां आवेदन अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा। देखिए मान लेते हैं कोई जिला है, जिले में एक होता है जिला न्यायालय होता है। तो जिले में जो होता है वो एक ही जिला न्यायालय होता है, लेकिन एक जिले में जो तहसील स्तर के न्यायालय होते हैं, तो तहसील स्तर के न्यायालय जो है वो 1 या 2 या फिर 3 या फिर जितने राज्य सरकार चाहे उतने तहसील स्तर के न्यायालय एक जिले में हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में जो है ग्राम न्यायालय भी होते हैं। तो ये जो सब न्यायालय होते हैं इनका एक ही अपीलीय कोर्ट होता है। कौन सा कोर्ट, जिला न्यायालय जो होता है। तो ये अब जैसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं धारा 16 से 20, या फिर हमने इस उदाहरण में भी देखा कि किसी को जो है 4 जगह जो है वाद दाखिल करने का अधिकार होता है। तो मान लेते हैं ए, बी, ये 3 जो है 3 स्तर के हैं, या फिर ग्राम न्यायालय है, या फिर और भी न्यायालय है, जो चारों जगह है किसी व्यक्ति को वाद दाखिल करने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो वो एक में कर देता है, 2 इनको छोड़ देता है, या फिर इसमें करता है बाकी को छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है सभी का जो अपीलीय कोर्ट होगा वो जिला न्यायालय का कोर्ट होगा, जिला न्यायालय का यहाँ पर कोर्ट होगा। तो ऐसी दशा में जब सेक्शन 22 के तहत कोई व्यक्ति अपना ट्रांसफ़र केस कराना चाहता है तो उसको जो है अपीलीय कोर्ट में आवेदन करना होगा, यानी कि जिला न्यायालय में उसको आवेदन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीन होते हुए भी एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं वहां ऐसे आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। तो दूसरा इसमें पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं कि जहां ऐसे न्यायालय जो है, मान लेते हैं एक न्यायालय जो है कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में है मान लेते हैं, और दूसरा जो है कहाँ पर है, मान लेते हैं ये आपका सोनभद्र में है।
तो ये दोनों है कहाँ पर है, यूपी में है। और यूपी के अंतर्गत कहाँ पर आते हैं, एक ही अधीनस्थ यानी कि एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ आते हैं, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो है अब यहाँ पर क्या होगा, इनका अपीलीय न्यायालय क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, क्योंकि ये जो है दोनों जिला न्यायालय हैं। सोनभद्र का जो है जिला न्यायालय है और प्रतापगढ़ का जिला न्यायालय है। तो यहाँ पर जो है दोनों का अपीलियट कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट है। तो एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ है ये। तो कहाँ पर ऐसी दशा में कहाँ पर जो है आवेदन होगा, वो हाई कोर्ट में आवेदन होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है इसमें, जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में होगा जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ में वाद संस्थित किया गया था। तो मान लेते हैं इसमें एक न्यायालय जो है ये गाजियाबाद में है और दूसरा जो न्यायालय है ये भोपाल में है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही जगह पर वाद लाने का उसको अधिकार था वादी को, लेकिन क्या हुआ, इनका जो अपीलीय कोर्ट है वो अलग अलग हाई कोर्ट है। यानी कि इसका जबलपुर हाई कोर्ट है और इसका जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो ऐसी कंडीशन में ये तीसरे पॉइंट में आ रहा है इस वाले में, कि जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है, वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में होगा जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ में वाद संस्थित किया गया था। तो मान लेते हैं शुरू में जो है किसके अधीनस्थ किया गया था, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो है गाजियाबाद में दाखिल किया गया था। तो उसके लिए जो अब उसको ट्रांसफर कराना चाहता है, मान लीजिए भोपाल में उसको ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उसके लिए आवेदन कहाँ पर करना होगा उसको, जहाँ पर पहले वाद को संस्थित किया गया था, यानी कि गाजियाबाद में संस्थित किया गया था। तो इसका जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में उसको आवेदन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन जो है सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है, तो इसको जो है आप रोक के भले पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और पता नहीं कब वैकेंसी आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। धारा 24, अंतरण और प्रत्याहरण की शक्ति। धारा 24 कहती है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का किसी भी प्रकरण में अंतरण या प्रत्याहरण सुनवाई के इच्छुक पक्षकार को सुनने के पश्चात अपने अधीनस्थ न्यायालय में कर सकेगा। तो धारा 24 कहती है कि कोई भी उच्च न्यायालय मतलब कोई भी हाई कोर्ट या फिर जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है क्या कर सकता है, किसी भी पक्षकार, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके आवेदन पर, तो किसी भी पक्षकार यानी कि वादी या प्रतिवादी किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या फिर स्वप्रेरणा से यानी कि अपनी इच्छा से जो है क्या कर सकता है, किसी भी वाद या अपील या किसी अन्य कार्रवाई का किसी भी प्रकरण पर यानी कि कोर्ट के किसी भी मतलब केस के किसी भी स्टेज पर जो है क्या कर सकता है, उसको अंतरण कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। कहाँ कर सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय में, अपने अधीनस्थ न्यायालय में उसको ट्रांसफर कर सकता है। या फिर यदि कोई पक्षकार उसको वापस लेने की एप्लीकेशन डालता है तो उसको वापस भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा उसको, जो है अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इसके बारे में सुना जाए, मतलब मेरा पक्ष भी सुना जाए, तो उस पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसको सुनने के बाद जो है उसका ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कर सकता है का मतलब जो है इसमें प्रोविजन है कर सकेगा मतलब इसका जो है विवेक होता है। मैंने अब पिछले भी पहले भी बताया था हमने कि जो है विधि में प्रत्येक शब्द का एक महत्व होता है। तो यहाँ पर सकेगा का मतलब यह है कि उसका विवेकी अधिकार है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। यह अपीलीय नहीं है, अर्थात अंतरण आदेश की अपील नहीं हो सकती है। मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने या फिर जिला न्यायालय ने जो है क्या कर दिया, किसी केस का ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे ट्रांसफर के आदेश का जो है कोई भी अपील नहीं हो सकती है। ये इसका जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 25, वादों आदि को अंतरण करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। तो धारा 25 में जो है क्या है, वादों आदि को अंतरण करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दी गई है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी वाद या अपील या अन्य कार्रवाई को किसी भी प्रकरण पर एक राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय में अंतरण कर सकता है। यह संशोधन जो है 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट कब उसको ट्रांसफर कर सकता है, केवल पक्षकार के आवेदन पर। इसमें पॉइंट आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट जो ट्रांसफर करेगा केस को वह केवल किसी पक्षकार के आवेदन पर। पक्षकार मतलब जो है वादी भी हो सकता है और प्रतिवादी भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जबकि हम ऊपर जो बात कर रहे थे उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की, तो वहां पर जो है वो स्वप्रेरणा के आधार पर भी ट्रांसफर कर सकता है, मतलब अपने सुमोटो की पावर को यूज करते हुए भी उसका ट्रांसफर कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें।
ऐसा आवेदन समावेदन के आधार पर यानी कि रिक्वेस्टिंग फॉर्म में किया जाएगा। अगला है इसमें, यदि ऐसा आवेदन तुच्छ करने वाला है या फिर तंग करने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट उस आवेदन का विरोध करने वाले पक्षकार को 2,000 रुपये तक का प्रतिकर दिला सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमाउंट इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा आवेदन कैसा है, तुच्छ करने वाला है या फिर तंग करने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आवेदन का विरोध करने वाले पक्षकार को क्या है, 2,000 रुपये तक का प्रतिकर दिला सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दांडिक मामलों में यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 406 में है और प्रतिकर की राशि 1,000 रुपये तक की है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है इसमें तीसरा खंड यानी कि वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए ये हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहला भाग यानी कि चैप्टर 1 साधारणतः वादक के विषयों में धारा 9 से 35 बी तक है। इसमें हमने खंड 1 को पढ़ लिया, खंड 2 को पढ़ लिया और ये तीसरा खंड है जो कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। क्या है? वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26 में। केवल एक ही धारा है इस खंड में, धारा 26। तो इसको हम जो है देख लेते हैं क्या है इसमें। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। धारा 26 वाद का संस्थित किया जाना। हर वाद पत्र को पेश करके संस्थित किया जाएगा। यानी कि कोई भी वाद जो है हमें सबमिट करना है, कोई वाद हमें दायर करना है, कोई वाद हमें दाखिल करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? वाद पत्र को पेश करके जो है दाखिल किया जाएगा। प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। तो प्रत्येक वाद पत्र को जो है क्या है, तथ्यों को प्रत्येक वाद पत्र में जो तथ्य होंगे उन तथ्यों को जो है शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यह संशोधन कब जोड़ा गया? 1999 के संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाद पत्र को 2 प्रतियों में संस्थित किया जाएगा। आदेश 4 नियम 1, यह भी प्रावधान जो है 1999 में जोड़ा गया है कि कोई भी जो वाद पत्र है वो 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। यदि 2 प्रतियों में वो वाद दाखिल नहीं किया जाता है तो वो वाद जो है संस्थित नहीं किया जाएगा। और इसका प्रावधान जो है आदेश 4 नियम 1 में भी किया गया है और यह प्रावधान जो है 1999 में जोड़ा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित नहीं किया जाता है तो वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। इसका प्रावधान कहां पर है? आदेश 7 नियम 11 ई में इसका प्रावधान है कि यदि वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित नहीं किया जाता है तो वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री है, अतः इसकी अपील हो सकती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। डिक्री वाले जो है हमने सेक्शन में भी शायद आपको बताया था कि जो है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना एक डिक्री है और डिक्री की अपील जो है हमेशा हो सकती है। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।